अगला सवाल देखिएगा, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जा रहा है और उस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जा रहा है। देखिए बनाते हैं चित्र। कैसा त्रिभुज है बेटा? समबाहु त्रिभुज है ना। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जा रहा है। ये बन गया वृत्त। अब इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जा रहा है। तो इस वृत्त के अंदर एक वर्ग, इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी और वर्ग को बोल देते हैं हम पी क्यू आर एस। इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ये भुजा की लंबाई 6 और कुछ भी हमें दिया नहीं है। अगर त्रिभुज में भुजा की लंबाई मालूम हो तो इस त्रिभुज में क्या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी पर क्या क्षेत्र, ये बिंदु O होगा और ये जो O बिंदु होगा ये वृत्त का, समबाहु त्रिभुज का, वर्ग का, सबका केंद्र होगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करें AD। AD क्या है? H और भुजा कितनी है? 6। तो A/H इक्वल टू 2/√3। इतना तो होता है, इतना तो होता है समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेते हैं, √3/2 इंटू A। तो H की वैल्यू आ गई √3/2 इंटू 6। H की वैल्यू आ गई आपके पास 3√3। ये ऊंचाई आ गई। क्लियर? अब इस ऊंचाई को ये O बिंदु 2:1 में बांट रहा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे AO अनुपात OD कितना अनुपात होगा? 2:1 होगा कि नहीं होगा? होगा। उसमें से ये OD कितना होगा? जो OD होगा वो 1/3 ऑफ द हाइट होगा, क्योंकि AD क्या है? ऊंचाई। तो इसका 1/3 हिस्सा होगा ये। तो ये 1/3 हिस्सा पकड़ते हैं। तो OD कितना होगा? 1/3 ऑफ 3√3। तो OD कितना मिला आपको? √3 आ गया OD। ये OD किसके बराबर होगा? ध्यान से देखना। इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक बना दें तो यह त्रिज्या ही तो है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या ये त्रिज्या के बराबर होगा? इसका मतलब R बराबर OD बराबर √3 हो रहा होगा। त्रिज्या √3 के बराबर ही होगी R। अब अगर इसका दुगना कर दें तो क्या हमें PR मिल जाएगा? विकर्ण PR इज इक्वल टू 2R, मतलब 2 टाइम्स ऑफ OD। तो कितना हो गया वो? 2√3। ये 2√3 मिल गया। अगर वर्ग में विकर्ण मिल जाए तो फिर क्षेत्रफल मिल जाता है। एरिया कितना होता है? एरिया होता है 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर। तो 1/2 2√3 का होल स्क्वायर। 2√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 12/2 कितना हो गया? 6। तो आंसर कितना आया? 6 आ गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है। फिर से पहले समबाहु त्रिभुज, अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वर्ग, वर्ग में भुजा मिल जाए या विकर्ण मिल जाए तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। हमने त्रिभुज की भुजा से पहले ऊंचाई ज्ञात करी H कितना आया अपने पास? 3√3। इस H का वो हिस्सा ज्ञात करा जो OD था। यह OD कितना था? R के बराबर। यहाँ से यहाँ तक ये R है, ठीक है। ये OD R वो कितना आया? √3। ये रहा √3 R OD बराबर, ठीक है। अब ये जो R मिला इसका दुगना विकर्ण बनेगा, वो विकर्ण बन गया। विकर्ण कितना आया आपके पास? 2√3। और विकर्ण से फिर हमने क्या ज्ञात कर लिया? क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का वर्ग। 6 अपने पास आंसर आ रहा है। देखो बेटा अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि 3 समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो दिए गए वृत्तों को अंतः स्पर्श करता हो और बाह्य स्पर्श करता हो। तो पहले तो 3 वृत्त बनाएं जो समान त्रिज्या के हों और एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हों। 3 वृत्त बना रहे हैं हम जो समान त्रिज्या के हों और एक दूसरे को बाह्य स्पर्श भी कर रहे हों। कोई छोटा बड़ा दिख रहा हो तो बराबर मान लेना, है ना। ये 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। केंद्र तीनों के, इनको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने से एक त्रिभुज बनेगा। ये मान लीजिए A,
यह मान लीजिए बी और यह मान लेते हैं सी। यह त्रिज्या आर, यह त्रिज्या आर, आर 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 आर। तो एक चीज तो यहां से पता लग गई कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु होगा। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज तो पता लग गया है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या कैसी है? समान है तीनों की। अब एक ऐसा वृत्त बनाना है जो तीनों को अंतःस्पर्श करता हो और तीनों को बाह्य स्पर्श भी करता हो। तो ऐसा वृत्त बनाया जाए जो तीनों को अंतःस्पर्श भी करे और तीनों को बाह्य स्पर्श भी करे। एक वृत्त यहां बनेगा छोटा सा इधर अंदर। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा वृत्त। तो ये छोटा सा जो वृत्त बना है ये तीनों को कैसा स्पर्श कर रहा है? बाह्य स्पर्श। और एक वृत्त बनेगा यहां बाहर, ये तीनों को कैसा स्पर्श कर रहा है? अंत स्पर्श कर रहा है। तो जो बड़ा वृत्त है वो तीनों को अंत स्पर्श कर रहा है और जो छोटा सा वृत्त है वो तीनों को बाह्य स्पर्श कर रहा है। अब हमें इनकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक लाइन यहां से बनाते हैं, ये 90 डिग्री पर जाएगी इस तरह से, मध्य बिंदु पर ही जाएगी आर आर, ठीक है। यहां पर कहीं पर बिंदु होगा ओ, यह बिंदु कौन सा? ओ, ठीक है। यह बिंदु बन गया ओ बिंदु केंद्र। तो ये जो केंद्र ओ बिना, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज का केंद्र। ये किसका केंद्र है? समबाहु त्रिभुज का केंद्र। अगर आपको भुजा मालूम है ए कितना? 2r, तो क्या h ज्ञात कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। समबाहु त्रिभुज का संबंध a/h इक्वल टू 2/√3। तो h की वैल्यू √3/2 इंटू a, तो h की वैल्यू √3/2 इंटू 2r, तो h की वैल्यू आ गई √3r। ये ऊंचाई मिल गई √3r। तो यहां से लेके यहां तक ऊंचाई कितनी हो गई? √3r। हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं d। तो ये CD लंबाई कितनी आ गई? √3r आ गई। चलिए भाई, इतना तो काम हो गया। इस CD में से ये जो OC होगा और ये जो OD होगा, इसका अनुपात क्या होगा? OC अनुपात OD अनुपात। बार बार वही आ रहा है कंसेप्ट। किस अनुपात में टूटेगा? 2:1 में। क्योंकि 2:1 में इसलिए टूट रहा है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये ओ केंद्रक भी है, परिकेंद्र भी है, अंत केंद्र भी है, लंब केंद्र भी है, सब कुछ है। ये किस अनुपात में तोड़ता है? 2:1 में। अब मुझे इसमें से अगर ये OC निकालना हो तो आसान हो गया। OC इसका 2/3 हिस्सा है, OD इसका 1/3 हिस्सा है ना। तो ये OC कितना होगा? OC इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द CD, 2/3 हिस्सा। ये 2/3 हिस्सा, ये 1/3 हिस्सा, क्योंकि किस अनुपात में टूटता है? 2:1 में। तो OC इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द OD। OD हम निकाल चुके हैं, ऊंचाई कितनी आई थी? √3r। CD √3r। तो OC कितना आ गया? 2/√3 इंटू r। अच्छा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान से। इस OC में अगर मैं r जोड़ दूं तो क्या मुझे इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी? बड़े वृत्त की मतलब अंतःस्पर्श करने वाले की त्रिज्या क्या होगी? OC प्लस r कितना? 2/√3r प्लस r, मतलब 2/√3 प्लस 1 इंटू r। ये इसका आंसर आ गया। देखो बड़े वाले का, जो इनको कैसा स्पर्श कर रहा है? अंतःस्पर्श कर रहा है। इस अंतःस्पर्श करने वाले का आंसर आ गया 2/√3 प्लस 1r। क्यों? क्योंकि OC में कितना जोड़ दें? r जोड़ दें, उसकी त्रिज्या मिल जाएगी। अच्छा, इस OC में से r घटा दें, इस छोटे वाले की मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। इसका इस बाह्य स्पर्श करने वाले की त्रिज्या क्या होगी? OC माइनस r। तो 2/√3 माइनस 1 इंटू r, ये उसका आंसर हो गया छोटे से वृत्त का, जो इनको कैसा स्पर्श कर रहा है? बाह्य स्पर्श कर रहा है। बाह्य स्पर्श करने वाला छोटा सा, अंत स्पर्श करने वाला बड़ा सा। खेल सारा किस पे डिपेंड करा? OC पे। OC किस पे डिपेंड करा? 2:1 की शर्त। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका 2:1 में विभाजित होती है, उससे आंसर आ रहा है। क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट से इसको।
अगला सवाल समझिएगा बेटा, 3 वृत्त बने हुए हैं आपके सामने और तीनों वृत्तों के साथ एक त्रिभुज भी बना हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि यदि तीनों वृत्तों की त्रिज्या समान है और वो इकाई है, मतलब त्रिज्या कितनी है 1, रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा 1 दिया हुआ है, रेडियस तीनों का 1 है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाला और ये वाला दोनों केंद्र, तो यह दूरी भी 1 और यह दूरी भी 1 दिख रहा है आपको, तो यहाँ से लंब डाला जाए और यहाँ से लंब डाला जाए तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो यह दूरी x, यह दूरी 2 और यह दूरी भी x, तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई 2 + 2x हो गई, भुजा की लंबाई 2 + 2x। इतनी तो क्लियर हो गई कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई मिल गई। तो अगर एरिया ज्ञात कर रहे होंगे तो जो समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया होगा √3/4 × 2 + 2x का होल स्क्वायर। भुजा की लंबाई से एरिया आ जाएगा। अब भुजा की लंबाई कैसे आएगी उस पर बात करते हैं। इसको यहाँ जोड़ दें तो यह कोण कितना होगा 30 डिग्री, यह कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना बनाया आपने x और यह कितना है आपके पास 1, तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे tan 30 का। tan 30 = लंब बटे आधार, तो 1/x, तो 1/√3 = 1/x, तो x बराबर कितना आ गया √3। तो ये लो भाई, बहुत आसानी से, अरे आसान सवाल है लेकिन पूछा कब गया था, IIT 2005 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, IIT 2005 का प्रश्न है ना। तो tan 30 इस वाले त्रिभुज में खेल गए अपन, इस छोटे से त्रिभुज में खेल रहे हैं। ये कितना था 1 और ये कितना था x, tan 30 1/x, x का मान √3 आ गया, तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई 2 + 2√3। अब एरिया आ जाएगा, एरिया इज √3/4 × 2 + 2√3 का होल स्क्वायर। यही तो पूछा गया था कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4 2 + 2√3 का होल स्क्वायर। सिंपल, आसान तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दिए गए वृत्तों को स्पर्श करता है। 3 वृत्त दिए जा रहे हैं, तीनों को स्पर्श करता है। ऐसा सवाल अपने थोड़ी देर पहले भी करा, लेकिन तीनों वृत्त कैसे थे, समान त्रिज्या के थे। यहाँ पे समान त्रिज्या के नहीं है। केंद्र पे ध्यान दो, इसका केंद्र 0 0, इसका केंद्र 0 0 नहीं है, इसका केंद्र है 0, -a, इसका केंद्र है 0, +a। तो पहले तो चित्र बनाए अपन। एक वृत्त तो है x² + y² = a² वाला, एक बड़ा सा वृत्त x² + y² = 2a² वाला। एक है जिसके लिए केंद्र होगा -a, 0, a, 0, -a, और त्रिज्या कितनी है जिसकी a, तो ये व्यास बन जाएगा। तो एक वृत्त यहाँ बनेगा, और एक वृत्त यहाँ बनेगा। इस तरह से दिया हुआ है आपको, 3 वृत्त दिए हुए हैं हमें, ठीक है। समझिएगा आप इसको। यह बिंदु अपना मूल बिंदु 0, 0, यह बिंदु a मान लीजिए 0, a, यह बिंदु b मान लीजिए 0, -a, ठीक है। यहाँ पर यह बिंदु हो जाएगा आपके पास 2a, 0, और यह बिंदु हो जाएगा 0, 2a, क्योंकि जो सबसे बड़ा वृत्त है वो ये वाला है, x² + y² = 4a²। यह वाला वृत्त कौन सा है, x² + y² - 2ay = 0, और यह वृत्त कौन सा है, x² + y² + 2ay = 0। ये रहे वो तीनों वृत्त बन गए। अब ऐसा वृत्त चाहिए जो इन तीनों को स्पर्श करता हो। इन तीनों को स्पर्श करने वाला वृत्त, इन तीनों को स्पर्श करने वाला वृत्त कहाँ बनेगा, इन तीनों को स्पर्श करने वाला जो वृत्त बनेगा वो अंदर बनेगा। कुछ इस प्रकार से तीनों को एक साथ स्पर्श करने वाला वृत्त।
तो ऐसा वृत्त तो फिर इधर भी बन जाएगा, जी बिल्कुल बन जाएगा। मतलब तीनों वृत्तों को स्पर्श करने वाले ऐसे कितने वृत्त होंगे? 2। हम एक को हल कर लेते हैं, उसका ऑपोजिट अपने आप इधर आ जाएगा। यह अक्ष कौन सा जा रहा है? एक्स अक्ष जा रहा है, ठीक है। अब इस पर बिंदु ज्ञात करते हैं। यह हमें मालूम है, यह बिंदु मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। जो बिंदु अपने पास अवेलेबल हैं वो हैं क्या? कुछ भी नहीं है अपने पास। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r। इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? r। तो यहाँ से यहाँ तक यह कितना हो जाएगा? r। तो यह भी कितना हो जाएगा? r। अगर r का मान मिल जाएगा तो आंसर आ पाएगा। अच्छा, इसको जोड़ो तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? r, और ये कितना होगा? a, और ये भी कितना होगा? a। तो इस त्रिभुज के लिए खेलना शुरू करते हैं। इस त्रिभुज के लिए हम अब खेल खेल लेते हैं। इस त्रिभुज को यहाँ बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनेगा। देखो, जिसमें यह तो कितना हुआ? a प्लस r, और यह कितना हुआ? a, और ये 90, ठीक है। अब यह दूरी कितनी होगी? कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी? 2a। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये 2a माइनस r। ये दूरी कितनी होगी? 2a माइनस r। तो ये दूरी कितनी होगी? 2a माइनस r। और ये त्रिभुज कैसा बन गया? समकोण। क्या समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के r ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर लेते हैं अपन। तो 2a माइनस r का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस r का होल स्क्वायर। और इस समीकरण को हल करके मान निकाल लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4ar प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar। तो r स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको मिला 4a स्क्वायर माइनस 4ar इज इक्वल टू 2ar। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 6ar, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस 6ar इज इक्वल टू 0। 2a कॉमन, तो 2a माइनस 3r इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, तो 2a इज इक्वल टू 3r। तो r इज इक्वल टू 2a बाई 3। लीजिए, हम यही तो चाहते थे कि हमें ये न कीन प्रकारेण किसी भी r का मान मिल जाए। मिल गया, r मिल गया। अब क्या इस बिंदु के निर्देशांक मिल पाएंगे? जी बिल्कुल मिल पाएंगे। कौन सी एक्स अक्ष पर है ये बिंदु? कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। तो y क्या होगा? 0। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना मुश्किल काम नहीं है। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 2a माइनस r कॉमा 0। केंद्र आ जाएगा, और त्रिज्या कितनी थी? r। तो केंद्र। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। 2a माइनस r कॉमा 0 कितना हो जाएगा? 2a माइनस 2a बाई 3 कॉमा 0 कितना हो गया? ये 4a बाई 3 कॉमा 0। ये केंद्र मिल गया, त्रिज्या आपके पास आ गई। अब वृत्त का समीकरण आ गया। वृत्त का समीकरण बन जाएगा x माइनस 4a बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई 3 का होल स्क्वायर। ये कौन से वृत्त का समीकरण आया? ये इस वाले वृत्त का समीकरण आ गया। उस वाले वृत्त का समीकरण मिल गया। तो ऐसे इधर वाले के लिए जो केंद्र होगा उसमें x निर्देशांक प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका भी आंसर आ जाएगा। सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा था? त्रिज्या को r मानना और उस r के मान को ज्ञात करना। वो इस वाले समकोण त्रिभुज से मिल रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको अगर सही तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर बिल्कुल करेक्ट वाला आएगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको प्लीज़। अगला सवाल देखिएगा, उस वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है जिसके लिए एक बिंदु 2,3 जहाँ से वो गुजरता है, एक बिंदु 1,0 जहाँ से भी वो गुजरता है, लेकिन वहाँ एक्स अक्ष को स्पर्श भी करता है। इसका न एक्स अक्ष उसके लिए स्पर्श या टेंजेंट बन रही है। तो पहले चित्र बनाया जाए।
इस तरह से बिंदु P 1,0 से गुजर रहा है और बिंदु Q 2,3 से भी गुजर रहा है। केंद्र, ये मान लीजिए केंद्र, तो यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा। क्या ये दोनों दूरी त्रिज्या के बराबर होगी? जी बिल्कुल होगी। इसका मतलब CP दूरी CQ दूरी के बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या, और अगर त्रिज्या मिल गई तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर केंद्र का x निर्देशांक भी 1 ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेखा जा रही है CP पैरेलल टू क्या जा रही है, y एक्सिस, और अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो उस पर x कांस्टेंट होता है, तो x यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगा। अब केंद्र कितना होगा हमें नहीं मालूम, हम केंद्र को मान लेते हैं k, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन केंद्र कितना मान लिया हमने k, और जो k होगा वो r के बराबर होगा। है ये क्यों? अरे कोई वृत्त अगर x अक्ष को स्पर्श करेगा तो केंद्र का y निर्देशांक त्रिज्या के बराबर ही तो होगा। बिल्कुल, x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त के लिए केंद्र का y निर्देशांक त्रिज्या के बराबर होता है, y अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त के लिए केंद्र का x निर्देशांक त्रिज्या के बराबर होता है। इसका मतलब जो केंद्र हुआ वो कितना हो गया, 1, r हो गया। अब यह दूरी भी r है और यह दूरी भी r है, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो CP दूरी बराबर CQ दूरी करते हैं, तो CP दूरी कितनी है, r, CQ दूरी कितनी होगी, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - r का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 9 + r स्क्वायर - 6r, तो r स्क्वायर कैंसिल, 6r इज इक्वल टू 10, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/3, ये r मिल गया। अरे त्रिज्या मिल गई, व्यास आ जाएगा, व्यास कितना होगा, 2r, 10/3, यही तो हमसे पूछा था कि व्यास कितना होगा, 10/3, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। कंसेप्ट इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप चित्र सही बना करके उसको सही तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बाकी कैलकुलेशन तो आसान है। देखिए बेटा, अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाया जाता है PQR, उस त्रिभुज PQR में Q और R आपको बता दिए जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि कोण QPR क्या होगा, तो कोण QPR को कैलकुलेट करते हैं ना। इस तरह से एक वृत्त बनाया गया, वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाया गया, एक PQR, Q को बताया गया है 3,4 और R को बताया गया है -4,3, ठीक है। अब P पर अपने को ये एंगल थीटा मालूम करना है कि एंगल थीटा कितना होगा, है ना, ये एंगल थीटा हम ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक। केंद्र O, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो क्या यहाँ पर एंगल 2 थीटा बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा 2 थीटा। अच्छा, यह त्रिज्या होगी कितनी, 5, और ये त्रिज्या होगी 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल रही है, 3 और 4 7 और 1 √50, ये त्रिज्या आपको √50 मिल रही है, ये त्रिज्या क्या, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी √50 मिल रही है। अब आप अगर ये 2 थीटा ज्ञात कर पाओ तो थीटा ज्ञात कर पाओगे, कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा। क्या लगाएं तरीका, आप सोचिए, विचार करिए। चित्र आपके सामने मैंने बना के दिया है, इस चित्र के अनुसार देखो कि क्या कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या आंसर हम निकाल सकते हैं, हमें किस तरीके से इसका हल मिल जाएगा। अगर हम चित्र को थोड़ा सा ध्यान से घूरे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। आप चित्र को देखो, त्रिभुज PQR को देखो, त्रिभुज OQR को देखो, ये वाला O है ना, त्रिभुज OQR को देखो। एक काम करते हैं, चलो आपके लिए आसान करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ इसको तोड़ देते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा। अब यह कोण भी थीटा और यह कोण भी थीटा होगा, जो थीटा का मान आएगा वो आंसर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको हटा देते हैं अपन, तो ये होगी √50/2, यह लंबाई। अब इस त्रिभुज के लिए खेल लेते हैं अपन। इस त्रिभुज में यह हो गया आधार, यह हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ये क्या होगा, आधार, ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, कर्ण। अब आप सॉल्व कर सकते हो क्या, अरे कॉस या साइन कुछ तो लगा ही सकते होंगे ना। तो अगर हम कॉस लगा रहे हैं तो कॉस होगा आधार बटे कर्ण,
कोई फायदा नहीं होगा। साइन लगा लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण मतलब √50/2/5 कितना हो गया, √50/10। क्या इससे साइन थीटा मिल जाएगा, कुछ तो वैल्यू आएगी। √50/10 कुछ मिल रहा है क्या, देखो कैलकुलेट करो, वैल्यू निकाल लो, और जो वैल्यू मिलेगी उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें क्या मिल जाएगा, कोण। अच्छा √50 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 5 नहीं, 25 इंटू, हाँ 25 से लिख सकते हैं इसको, तो 25 × 2, तो इससे क्या लिखेंगे, 25 × 2 ये आएगा 5√2/10, तो ये बनेगा 5√2/5 × 2, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। ये जो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आई है, इससे थीटा मिलता है कितना, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। देखो मैंने धीरे धीरे इसलिए कराया कि शायद आप कर पाओ, और हो सकता है आपने कर भी लिया होगा। थीटा की वैल्यू 45 आ गई, यही तो 45 है, इसका यहाँ समकोण बन रहा होगा, अर्थात ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा होगा। किया कुछ भी नहीं है, त्रिज्या 5 थी, त्रिज्या 5 थी, यह दूरी √50 थी, उसका आधा √50/2, इस समकोण त्रिभुज के साथ खेलना शुरू किया, यह बना कर्ण, ये बना लंब, ये बना आधार, ये बना कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा को हल करा, थीटा का मान 45 डिग्री मिल गया, जो हमें चाहिए था कोण। ठीक है, तो कोण पी क्यू पी आर की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है, थीटा 45 आ गया है। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा, वृत्त निकाय। वृत्त निकाय मतलब बहुत सारे वृत्त हैं, और वो बहुत सारे वृत्त कहाँ से गुजर रहे हैं, -1,1 से गुजरते हैं, और x अक्ष को भी स्पर्श करता है। ठीक है, तो मैं चित्र बना के पहले आपको सवाल समझाता हूँ। ये x अक्ष, इसको स्पर्श करने वाला वृत्त जो कहाँ से गुजर रहा है, -1,1 से गुजर रहा है। ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो वृत्त निकाय मतलब ऐसे बहुत सारे वृत्त हैं जो सभी के सभी कहाँ से गुजर रहे हैं, -1,1 से गुजर रहे हैं, साथ ही साथ x अक्ष को स्पर्श भी कर रहे हैं। ये तो पक्का हो गया। तो अब दोबारा से चित्र बनाते हैं, और यहाँ बिंदु मान लेते हैं -1,1, यहाँ से गुजर रहे, x अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है C, तो यह दूरी और यह दूरी बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। केंद्र क्या है, h, k। केंद्र कितना दिया है, h, k, तो पक्का है कि ये त्रिज्या k होगी और यह त्रिज्या भी k होगी। इतना तो क्लियर हो गया। और केंद्र के बाद यह बिंदु कितना होगा, h, 0। इतनी कहानी क्यों, क्योंकि अभी 2 सवाल पहले ही ऐसा सवाल कर रहे थे कि अगर x अक्ष पर h, 0 पे स्पर्श करेगा तो ये रेखा जो होगी यह किसके समांतर जा रही होगी, y के समांतर पर x कांस्टेंट रहेगा तो h ही रहेगा, और कितना ऊपर गया k, इसलिए केंद्र h, k, यह बिंदु h, 0 वो -1,1। इतना क्लियर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो k के बराबर है, वहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है वो k के बराबर है। चलिए, तो h+1 का होल स्क्वायर प्लस k -1 का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, h² + 1 + 2h -2k = k²। ये लीजिए h² + 2h + 2 - 2k = 0। बस यहाँ आके अटक गए। हो सकता है कई विद्यार्थी इस जगह तक पहुँच भी गए हों और इस जगह तक आकर के अटक गए हो कि अब क्या करें। लेकिन वृत्त वास्तविक है तो h कैसा होगा, वास्तविक, तो इसके लिए मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक, तो d कैसा होना चाहिए, > 0। अब इस समीकरण के लिए d > 0 लगा देते हैं। d > 0 लगाने से क्या होगा, देखो, -2 का होल स्क्वायर -4a × c, तो आएगा 4 -4 2 - 2k > 0। b² - 4ac, b² - 4ac > 0। एक बार इस कैलकुलेशन को पूरा चेक कर लें। -2k + 1 + 2h k² - 2k, सही चल रहा है, यहाँ तक कुछ गड़बड़ दिख नहीं रही है। 1 - 2 + 2k > 0 ऐसा मिल रहा है। तो ये हुआ 2k > 1 और k > 1/2। लीजिए भाई,
यही तो हम करना चाह रहे थे हल कि k का मान क्या होगा। तो k का मान आया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना इसका हल बन रहा है। सिंपल सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट पहले पकड़ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या होगा, तभी आपका सही आंसर आ पाएगा, अन्यथा सही आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर? लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल समझिएगा, अगला सवाल पढ़िए, समझिए, सॉल्व करते हैं फिर साथ के साथ मिलजुल के, है ना। एक चर वृत्त एक स्थिर बिंदु ए पी कॉमा क्यू से गुजरता है तथा एक्स अक्ष को भी स्पर्श। तीसरा सवाल आया है, एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाला, है ना। एक्स अक्ष को स्पर्श करने के अनुसार हल करना है। एक वृत्त है जो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। चलिए बनाते हैं चित्र कुछ ऐसा। यहां स्पर्श कर रहा है एक्स अक्ष को, उसके बाद बिंदु ए से गुजरता है। यह मान लीजिए बिंदु ए P, Q से गुजरता है। उसके बाद इस बिंदु के विपरीत व्यास के सिरे बिंदु B H, K का बिंदु पथ पूछता है। तो ये C क्या हुआ? केंद्र। C क्या होगा? केंद्र, है ना। अब आपसे जो सवाल में पूछा जा रहा है वो क्लियर हो गया। बिंदु B का बिंदु पथ, और कुछ दिया है? नहीं दिया है। हम केंद्र को मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसमें क्या ये अल्फा कॉमा 0 होगा, और यह दूरी जो होगी वो बीटा के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो ये लाइन वाई एक्स के पैरेलल जाएगी, तो अल्फा कॉमा 0 होगा, तभी तो अल्फा कॉमा बीटा होगा, और जितना ऊपर जाएगा उतनी तो त्रिज्या होगी, तो बीटा त्रिज्या होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब जो बीटा होगा वो क्या इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, तो अल्फा बराबर कितना होगा? h प्लस पी अपॉन 2। बीटा बराबर कितना होगा? k प्लस क्यू अपॉन 2। आ गया इतना। अच्छा, जो त्रिज्या होगी वो इन दोनों के मध्य की दूरी का आधा होगी। इसका मतलब ए बी दूरी का आधा बीटा के बराबर होगा। अब ए बी दूरी कितनी होगी? h माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस k माइनस क्यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2 बराबर, इस कंसेप्ट को लगा रहे हैं अपन, बीटा। बीटा कितना है? k प्लस क्यू अपॉन 2। देखो जैसा हम चाह रहे थे उस रूप में बदल गया। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हुआ, और यहाँ से आएगा h माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस k माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस क्यू का होल स्क्वायर। h माइनस पी होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2k क्यू इक्वल टू k स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2k क्यू। तो h माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k क्यू। अंत में h की जगह पर x और k की जगह पर y, तो ये बन जाएगा x माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4qy। ये क्या होता है बेटा? ये एक परवलय होता है। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। जो बिंदु पथ आया वो एक परवलय आया, x माइनस पी का होल स्क्वायर बराबर 4qy। मतलब इस बिंदु B का बिंदु पथ A के विपरीत व्यास के सिरे का बिंदु पथ एक परवलय मिल रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नोट करिए इसको। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए वृत्त, प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 बराबर 0। वृत्त का समीकरण एक बार देख लेते हैं। प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 बराबर 0 का निम्न के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करें। वृत्त का प्रतिबिंब ज्ञात करना है बेटा, है ना। प्रतिबिंब ज्ञात करें, किसके सापेक्ष करना है? पहला, रेखा x बराबर 0 के सापेक्ष। सेकंड, रेखा
y बराबर 0 के सापेक्ष। क्या आप जानते हो ये रेखा x बराबर 0 कौन सी होती है? y अक्ष। ये y बराबर 0 कौन सी होती है? x अक्ष, है ना। तो रेखा x बराबर 0 के सापेक्ष, रेखा y बराबर 0 के सापेक्ष। तीसरा, रेखा y बराबर x के सापेक्ष। चौथा, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में भी इमेज निकालना है। और पांचवा, सरल रेखा 4x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0 के सापेक्ष भी प्रतिबिंब ज्ञात करना है। हमें इन पांचों के सापेक्ष इस वृत्त का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब एक चीज़ आप जानते हो कि अगर वृत्त का प्रतिबिंब निकालना है तो जब वृत्त का प्रतिबिंब निकलेगा तो क्या साइज बदलेगा, क्या आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव किसके अंदर आएगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अंदर। तो अगर आप एक वृत्त का प्रतिबिंब निकाल रहे होंगे, यह वृत्त है, इसका प्रतिबिंब किसी लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे तो वो इधर आ रहा होगा, ठीक है। तो केंद्र यहाँ पर होगा C1 और केंद्र यहाँ पर होगा ये नया C2। तो इसका प्रतिबिंब आएगा इधर कुछ इस तरह से। यह दूरी और यह दूरी क्या हो रही होगी? बराबर हो रही होगी। अच्छा, त्रिज्या r, तो इधर भी त्रिज्या r। इसका मतलब बदलाव किस में आने वाला है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र में आने वाला है, बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब केंद्र निकाल लें और उसका प्रतिबिंब ज्ञात कर लें। तो केंद्र कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 इक्वल टू 0, ऐसा है, ठीक है। अब इसके लिए केंद्र C1 कितना है? -8, 12। इस -8, 12 का प्रतिबिंब निकालना शुरू करेंगे, इमेज निकालना शुरू करेंगे ना। इमेज विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 के सापेक्ष जब प्रतिबिंब निकालते हैं तो y का चिन्ह बदलता है। अब x बराबर 0 क्या है? y अक्ष। ये ध्यान रखना, पहले देख तो लो आप कहे क्या कर क्या रहे हो, है ना। तो x बराबर 0 के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, मतलब y अक्ष। y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेने पर x निर्देशांक का चिन्ह बदलता है, x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेने पर y अक्ष का चिन्ह बदलता है। तो हमें क्या देखना है कि हम प्रतिबिंब किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? इमेज विद रिस्पेक्ट टू x बराबर 0 अर्थात y अक्ष। y अक्ष के सापेक्ष चिन्ह लेने पर x का चिन्ह बदलेगा, तो C2 हो जाएगा 8, 12, ठीक है। फिर आप लेंगे इमेज विद रेस्पेक्ट टू y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब क्या होता है? x अक्ष। x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेने पर y का चिन्ह बदलेगा, तो y का चिन्ह बदलेगा तो नया केंद्र हो जाएगा -8, -12। अच्छा, उसके बाद लोगे इमेज विद रेस्पेक्ट टू, प्रतिबिंब ले रहे हैं मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब लेने पर x और y दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं, x और y दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो दोनों के चिन्ह बदल करके वो क्या बन जाएगा? 8, -12 बन जाएगा। दोनों के चिन्ह बदल दिए, ठीक है। देखो, x बराबर 0 के सापेक्ष प्रतिबिंब लिया, y बराबर 0 के सापेक्ष प्रतिबिंब लिया और y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब ले लिया। अब लेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष। जब मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब लेंगे तो क्या होगा? इमेज विद रेस्पेक्ट, मूल बिंदु नहीं, सॉरी, y बराबर x। ये चौथा पहले कर दिया है अपन ने, तीसरा बाद में कर रहे हैं। हमने मूल बिंदु के सापेक्ष लिया तो दोनों का चिन्ह बदला। इमेज विद रेस्पेक्ट टू y बराबर x, हम मूल बिंदु के सापेक्ष ले चुके हैं, हमने चौथे पे लिखा है यहाँ y बराबर x है। तो y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब लेने पर क्या होगा? x और y की अदला बदली हो जाती है। अदला बदली हो जाती है तो जो नया केंद्र होगा वो बनेगा 12, -8। ये बन गया नया केंद्र। ये 4 तो आ गए। अब केंद्र बदल के लिखना है, त्रिज्या वही रहेगी, तो आंसर में क्या चेंज आएंगे? इस पहले के लिए जब आंसर लिख रहे होंगे तो x -8 का होल स्क्वायर, y -12 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। अब त्रिज्या कितनी थी वो यहाँ से चेक करते हैं। तो इसके लिए त्रिज्या कितनी थी बेटा? g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस, तो त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं। 144, 64, कितना हो गया भाई? 144 और 60, तो ये वो आपके पास 108, 208, 208 में से आपने घटाया तो ये आया 25, तो 5 आ गई। त्रिज्या कितनी मिल रही है? 5। 25 का √5, त्रिज्या 5 आ गई, ठीक है। हो गया इतना काम खत्म। तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। बस ऐसे ही आप इन चारों को लिख सकते हो डायरेक्टली।
अच्छा, अब आता है अगला वाला, पांचवा वाला, 4x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0 के सापेक्ष। इस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना है। तो इसके सापेक्ष प्रतिबिंब निकालने के लिए अपने पास शॉर्ट ट्रिक है क्या है? पांचवे के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी? x माइनस x1, तो x माइनस प्लस 8 अपॉन y माइनस 12 अपॉन 4 7 इक्वल टू, यहाँ क्या आता है याद है? -2 अपॉन, इसको तो हटा दें, इतना समझ चुके हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना? यहाँ कितना आएगा? -2, सरल रेखा में बिंदु को रखेंगे तो 4 माइनस 8 प्लस 7 इंटू 13 प्लस 13 बटे 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 16 65, तो ये कितना हो गया? कैलकुलेट कर लो, x प्लस 8 अपॉन 4 y माइनस 12 अपॉन 7 इक्वल टू -2, कितना हो भाई? 13 और ये 7, 39 78 80 91 91 और 13, 91 में 13 और जोड़ा आपने 104, 104 में से आपको 32 घटाना है। 104 में से आप जब 30 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 74 और जो 72 65। एक बार कैलकुलेशन देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है अपनी? बिंदु रखना है x माइनस x1 y1 12, अरे यार यहाँ गलती कर गए ना, देखो 13 की जगह क्या रखना है? 12 रखना है, वरना कुछ अजीब सा आ रहा था, बटे में आ रहा था। अच्छा, 12 इंटू 7, 12 छक्की 72, 84 84 और 13, 84 में 13 जोड़िए, कितना हुआ ये? 97, 97 में से 32 घटाइए। अब 97 में से 30 घटाया 67, 2 65, 65 65 पूरा कट रहा है, इसका यहाँ बचेगा आपके पास 65 अपॉन 65, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया इधर x प्लस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू मिल रही है -8 -16, y की वैल्यू मिल रही है -14 प्लस 12 -2, तो -16 -2 नया केंद्र आएगा जब हम पांचवे वाले प्रश्न पे आ रहे होंगे। मतलब हम जब रेखा 4x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0 के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाल रहे होंगे तो हमें नया केंद्र क्या मिल रहा होगा? -16 -2 मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये काम हमने कर लिया और केंद्रीय रूप में समीकरण लिख लिया। डायरेक्ट आंसर लिखना भी मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्ट आंसर कैसे लिख पाओगे इसका, बिना कोई चेंज करे। लेकिन वो किसके लिए लिख पाओगे? सिर्फ पहले 4 के लिए, सिर्फ पहले 4 के लिए डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे। ना केंद्र ज्ञात करेंगे, ना त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ना केंद्र का प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, ध्यान देना। वृत्त का समीकरण मेरे पास उपलब्ध है, प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 बराबर 0। अब प्रतिबिंब लेना है मुझे x बराबर 0 के सापेक्ष। तो x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? y एक्सिस, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेते हैं तो केंद्र के x निर्देशांक का चिन्ह बदलेगा। किसका बदलेगा? x निर्देशांक का चिन्ह बदलेगा। तो हम क्यों ना सिर्फ उसी में x का चिन्ह बदल दें और समीकरण को क्या बना लें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 24y प्लस 183 बराबर 0। ठीक है, और तो कुछ बदलाव होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? क्योंकि वो खुद कह रहा है कि जो प्रतिबिंब लेना है वो आपको x अक्ष या y अक्ष के सापेक्ष लेना है। अब जब प्रतिबिंब y अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो तो केंद्र के x निर्देशांक में बदलाव आएगा। मतलब यहाँ x का गुणांक बदलेगा, y के गुणांक में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही y बराबर 0 के सापेक्ष जब प्रतिबिंब लोगे तो वो x एक्सिस हुआ, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब प्रतिबिंब लेंगे तो y का चिन्ह बदलेगा। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 183 बराबर 0। जब आप y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब ले रहे होंगे तो केंद्र का x और y अदला बदली करेगा। जब केंद्र का x और y अदला बदली करेगा तो x और y के गुणांक अदला बदली कर लेंगे, तो इनको चेंज कर देंगे। रेखा किसके रेस्पेक्ट में? y बराबर x के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के गुणांक और वाई के गुणांक की अदला बदली, माइनस 24x प्लस 16y प्लस 183 बराबर 0। फिर अगला चौथा, मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं तो x और y के चिन्ह अदला बदली हो जाते हैं।
जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस। तो गुणांक तो वही रहेंगे लेकिन उनके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस 16 की जगह माइनस 16x और माइनस 24 की y की जगह प्लस 24y हो जाएगा। ये 4 प्रकार के आंसर तो डायरेक्ट लिखे जा सकते थे, बिना केंद्र ज्ञात करे, बिना त्रिज्या ज्ञात करे इनको लिखा जा सकता था। ध्यान दे लें आप, इन पर नोट कर लें। 5वां तो आपको हल करना ही पड़ेगा, वो तरीके से ही होगा। ये डायरेक्टली हल करने के लिए क्या मिल गया अपने को, शॉर्ट मेथड। जल्दी हल करने का शॉर्ट मेथड उपलब्ध है, ये लिख लें आप इसको। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 इकाई त्रिज्या वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो एक दिए गए वृत्त को बिंदु 5,5 पर बाह्य स्पर्श करता है। तो कितने वृत्त है अपने पास, 2 वृत्त हैं। और जो दूसरा वृत्त है वो दिया गया है। पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या मालूम है, उसके अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं मालूम। तो एक का केंद्र C1 मान लेते हैं और एक का केंद्र C2 मान लेते हैं। इस तरह से ये टच कर रहे हैं और ये जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं वह बिंदु कौन है, 5,5 बिंदु P मान लीजिए, इस प्रकार से। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5। उसकी त्रिज्या मालूम है क्या, नहीं मालूम, ज्ञात कर सकते हैं ना। बिंदु है अपने पास C2 1,2, इसका केंद्र नहीं है। त्रिज्या निकाल लेते हैं R2। R2 ज्ञात कर लिया जाए, कितना होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 20 का अंडर रूट। तो R2 की वैल्यू भी 5 आ गई। देखो कितना आसान सवाल बन गया, यह भी 5 बन गया। अगर यह भी 5 है, C1 से यहाँ तक की दूरी 5, C2 से यहाँ तक की दूरी 5, तो बिंदु P C1 C2 का मध्य बिंदु बना। तो बिंदु P होगा C1 प्लस C2 अपॉन 2। तो C2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P माइनस C1। C2 निकाल लेते हैं हम यहाँ से, C2 बिंदु P का दुगना माइनस ये, तो 10 माइनस 1 9 और 10 माइनस 2 8। लीजिए भाई, केंद्र मिल गया C2। तो C2 केंद्र कितना आया, 9,8 और R2 कितना है, C1 निकाला है हमने, C1 निकाला है, ध्यान रखिएगा C1 था, अज्ञात अपने पास C1 था। और R1 कितना है, 5। आंसर आ जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। ये आपके पास आंसर बन जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, बाह्य स्पर्श कर रहा है। अच्छा, ऐसे ही सवाल अंत स्पर्श का आएगा तो वो भी समझिएगा। मान लीजिए एक वृत्त है, उसके अंदर एक वृत्त है, जिस तरह से अंत स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर केंद्र C1, यहाँ पर केंद्र C2, तो ये स्पर्श करने वाला बिंदु P बाहर होगा। तो यह जो दूरी होगी यह मान लीजिए R2 और यह दूरी कितनी होगी, R1। ठीक है, तो जो बिंदु P होगा वो कैसे मिलेगा, बिंदु P बाह्य विभाजन पर होगा। बिंदु P बाह्य विभाजन कर रहा होगा। बिंदु P क्या कर रहा होगा, बाह्य विभाजन कर रहा होगा। मतलब अभी तो मध्य बिंदु बन गया था, हो सकता है मध्य बिंदु ना बन रहा हो। C1 C2, यह बिंदु P, यह R1, ये R2। तो क्या बिंदु P मध्य बिंदु बनेगा, नहीं, मध्य बिंदु बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। कभी कभी मध्य बिंदु बनेगा, कभी कभी मध्य बिंदु नहीं बनेगा। अब जो बिंदु P है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, R1 अनुपात R2 में। तो बिंदु P के लिए क्या लिखोगे आप, R1 इंटू C2 प्लस R2 इंटू C1 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से। अब ये कौन सा विभाजन हुआ, अंत विभाजन हुआ। ये कौन सा विभाजन हुआ, अंत विभाजन। और ये कौन सा विभाजन हुआ, बाह्य विभाजन। तो अगर दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, अब नाम के ऑपोजिट समझना, दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो बिंदु P अंत विभाजन कर रहा होगा। दो वृत्त अंत स्पर्श कर रहे हैं तो बिंदु P बाह्य विभाजन कर रहा होगा। अंत स्पर्श बाह्य विभाजन का फॉर्मूला, बाह्य स्पर्श अंत विभाजन का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। देखिए अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा बेटा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि दो रेखाएं हैं जो वृत्त का व्यास है और उस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको याद है, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो हम क्षेत्रफल से आर निकालने का करते हैं ना। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 154 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और 154 बराबर पाई बटे 7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 7 इंटू 154 बटे 22 इंटू
इधर इक्वल टू आर स्क्वायर। हल कर लेते हैं इसको, कितना आ गया ये 7 इंटू यहाँ पर आएगा 7 2 11 और कुछ 72 नहीं, यहाँ पर आएगा 76 बराबर आर स्क्वायर। और कुछ कट रहा है क्या, 7 कट रहा है भाई, 77 आ रहा है। तो 7 इंटू 7 बराबर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मिल रही है 7। चलिए बिल्कुल स्टैंडर्ड मिल रहा है, दशमलव में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। आर का मान आ गया 7। अच्छा अब आगे क्या दिया है, वृत्त है, 2 रेखाएं हैं, लाइन 1 लाइन 2, दोनों रेखाएं व्यास हैं। तो पक्का क्या केंद्र पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। व्यास कहाँ कट करेंगे, केंद्र पर कट करेंगे। तो दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या दे रहा होगा आपको, केंद्र। सॉल्व L1 एंड L2, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, केंद्र मिल जाएगा। तो L1 और L2 रेखा को हल कर लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 इंटू 3 इंटू 2, तो 6x माइनस 9y माइनस 15 बराबर 0, 6x माइनस 8y माइनस 14 बराबर 0। हल कर लें इसको, ये कैंसिल, कितना हुआ 9 माइनस 8 माइनस 9 माइनस y, 14 माइनस 15 माइनस 1 बराबर 0। y की वैल्यू -1। ये y आ गया, मतलब केंद्र का y निर्देशांक मिल गया। केंद्र के y निर्देशांक से x निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो 2x माइनस तो प्लस 3 माइनस 5 बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो केंद्र मिल गया भाई कितना 1, -1 और त्रिज्या मिल गई 7। वृत्त का समीकरण। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। जेईई मेन में पूछा गया प्रश्न है पुराना, लेकिन कोई कठिन सवाल नहीं है। दोनों रेखाएं व्यास हैं, तो व्यास पक्का कहाँ से गुजरेंगे, केंद्र से गुजरेंगे। व्यास हमेशा केंद्र से गुजरेंगे, उससे आपको केंद्र मिल रहा है और क्षेत्रफल से आपको त्रिज्या मिल रही है। बस इतना ही करना था, त्रिज्या मिल गई, केंद्र मिल गया। फिर वृत्त का समीकरण लिखा जा सकता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगला सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए -1,0 तथा 1,0 तथा तीसरा शीर्ष x अक्ष के ऊपर की ओर स्थित है। पहले समबाहु त्रिभुज बनाए हम, तो समबाहु त्रिभुज बना लिया हमने। उसमें ये जो लाइन जा रही है ना, ये x अक्ष ही जा रही है, क्योंकि एक शीर्ष b -1,0 और एक c 1,0 पहले ही दिया हुआ है। a वाला x अक्ष के ऊपर की ओर स्थित है, क्या है वो पता नहीं है, ठीक है। अब तीसरा शीर्ष ज्ञात कर लेंगे तो इस त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण भी ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, तीसरा शीर्ष ज्ञात करना। तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक थी, टू फाइंड तीसरा शीर्ष ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको लिखवा रखी है। x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 माइनस प्लस √3 इंटू x2 माइनस x1 अपॉन 2। कुछ याद आ रहा है ऐसा हम लिख चुके हैं। तो उसके अनुसार अगर देखें तो दोनों बिंदु अपने पास हैं, x1 x2 भी है और y1 y2 भी है। तो तीसरा शीर्ष a वाला जो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो -1 प्लस 1 प्लस माइनस √3 इंटू 0 अपॉन 2, इधर y1 प्लस y2 0 प्लस 0 माइनस प्लस √3 -1 अपॉन 2। लीजिए भाई तीसरा शीर्ष प्राप्त हो रहा है 0, तो 0 ही आया इधर तो, और इधर आएगा -2, तो माइनस कट गया, ये आ जाएगा आपके पास √3, ये मिल गया। तीसरा शीर्ष आपको प्राप्त हो गया 0, √3। दो आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक बार तो आएगा प्लस का, एक बार आएगा माइनस का, लेकिन हमें x अक्ष के ऊपर की ओर चाहिए, तो सिर्फ कौन सा मिलेगा 0, √3। इसका मतलब ये y अक्ष पर स्थित है। ये कौन सा हो गया, y अक्ष। लो भैया कितना काम आसान होता जा रहा है।
कौन सा अक्ष मिला, y अक्ष, और ये कौन हुआ, मूल बिंदु। तो क्या यहाँ पर कहीं पर बिंदु P जो होगा वो वृत्त का केंद्र होगा, जिससे यहाँ से दूरी त्रिज्या के बराबर, यह दूरी त्रिज्या के बराबर और यह दूरी भी त्रिज्या के बराबर हो रही होगी। मतलब हमें क्या आवश्यकता है, बिंदु P की आवश्यकता है, और बिंदु P का जो x होगा वह तो 0 होगा, y हमें मालूम करना है, y की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो सारा खेल किस पर निर्भर कर गया, अब y ज्ञात करने पर। चलिए अब y ज्ञात करते हैं। बिंदु P किस अनुपात में तोड़ता है, 2:1 में। मतलब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है AP दूरी, तो हम OP दूरी को लिखते हैं, OP दूरी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AP दूरी, AO दूरी, O से P तक की दूरी, इस √3 दूरी का कितना होगा, 1/3। तो OP दूरी 1/3 ऑफ √3 कितना आ गया, 1/√3। तो बिंदु P के लिए 0,1/√3। लो भाई निर्देशांक मिल गए। P क्या है, जो वृत्त हमें ज्ञात करना है उसका केंद्र है। तीसरा शीर्ष ज्ञात करने की आवश्यकता तो पड़ेगी, तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के बाद हम ये ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये ऊंचाई ज्ञात कर ली, इस ऊंचाई का 1/3 हिस्सा, इस ऊंचाई का 1/3 हिस्सा, यहाँ तक का जो हिस्सा है वह जो ऊंचाई है वही इसका y निर्देशांक बता रहा है। तो अब अपने पास आंसर क्या आ गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या तो ज्ञात ही नहीं करेंगे। क्या 2/3 हिस्सा त्रिज्या के बराबर होगा, जी बिल्कुल होगा। तो r कितना होगा, 2/3 ऑफ OA। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ऑफ √3। तो r की वैल्यू 2/√3। ये लीजिए त्रिज्या मिल गई। मतलब जो हमने शीर्ष ज्ञात करा उसने हमें ऊंचाई दी, और उस ऊंचाई का 2/3 हिस्सा त्रिज्या बन रहा है, 1/3 हिस्सा केंद्र का y निर्देशांक बन रहा है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ये बनेगा अंतिम स्थिति में हल, आंसर। समझिए इसको, अच्छा सवाल है। समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करने का कंसेप्ट भी लगवा रहा है अपने से, फिर उसका जो केंद्र होता है, जो बिंदु होता है वो 2:1 में तोड़ता है, वो कंसेप्ट भी यूज़ करवा रहा है। सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से लग रहे हैं। फिर उसके बाद वृत्त का समीकरण पूछा जा रहा है, लिख लीजिए आप इसको। देखिए बेटा अगला सवाल देखना क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दो सरल रेखाएं जो निर्देशीय अक्षों को मिल रही हैं, इसका मतलब वो x अक्ष y अक्ष को प्रतिचित कर रही है, ठीक है। दोनों अक्षों को प्रतिचित करती हुई रेखाएं जा रही हैं। चलिए पहले तो उन रेखाओं को बनाते हैं। ये मान लीजिए लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो ये रेखा 1 और ये रेखा 2। तो ये कट कर रही है इस तरह से निर्देशीय अक्षों को। इसने कट करा A पर, B पर, इसने कट करा C पर, D पर। अब ये ABCD कैसे हैं, समचक्रीय, समचक्रीय बिंदु हैं, है ना। अब ये सब के सब एक ही चक्र पर है। समचक्रीय का मतलब क्या हुआ, सब के सब एक ही चक्र पर, एक ही वृत्त पर है। तो अगर ये समचक्रीय बिंदु हैं, चित्र बनाते हैं अपन इसका तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी एक ही वृत्त के ऊपर स्थित है। तो कुछ ऐसा वृत्त बन रहा होगा। ये चारों बिंदु इस वृत्त पर आ रहे हैं, ये कहना चाहता है सवाल कि चारों बिंदु कैसे हैं, समचक्रीय बिंदु हैं। दोनों रेखाएं निर्देशीय अक्षों को उन बिंदुओं पर मिलती हैं जो समचक्रीय हैं। तो हमें शर्त ज्ञात करनी, अर्थात इन चारों बिंदुओं की वजह से वृत्त बन रहा है, अर्थात इन चारों बिंदुओं की वजह से वृत्त बन रहा है, और बिंदु है जो वो रेखाओं की वजह से बन रहे हैं। तो इनडायरेक्टली उन रेखाओं की वजह से वृत्त बन रहा है। तो क्यों ना हम दोनों रेखाओं को संयुक्त रूप में करके द्विघात में बदल दें और उस द्विघात को वृत्त की शर्त में बदल दें। L1 इंटू L2 बराबर 0, A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं मिल गई। इन दोनों रेखाओं को जब गुणा करेंगे तो एक द्विघात मिलेगा। वो द्विघात क्या बताना चाहिए, वृत्त। यह समीकरण वृत्त बताना चाहिए, यह वृत्त बनाना चाहिए। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ, या अपन लिखें एक्स वाई का गुणांक
बराबर 0 पहली शर्त, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक, ये होना चाहिए तो वृत्त बनेगा, वरना वृत्त नहीं बनेगा। एक्स वाई का गुणांक भी 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर के गुणांक के बराबर हो जाए। तो अब एक्स वाई का गुणांक निकालते हैं। एक्स वाई का गुणांक a1 उधर y से गुणा होगा b2 प्लस y उधर x से गुणा होगा b1 a2 बराबर कितना 0। तो a1 b2 बराबर माइनस a2 b1। एक शर्त तो ये मिलेगी। दूसरी शर्त एक्स स्क्वायर के गुणांक y1 के गुणांक के बराबर, y1 स्क्वायर के गुणांक के बराबर, तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2। एक्स स्क्वायर का गुणांक a1 a2, y स्क्वायर का गुणांक b1 b2 दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन अपना आंसर बन सकता है। ठीक है, चेक कर लीजिए। पहला नहीं बन रहा, दूसरा बन रहा है, सेकंड ऑप्शन बन रहा है आंसर। तीसरा a1 b2 इक्वल टू a2 b1, a1 b2 इक्वल टू a2 b1 माइनस के साथ आ रहा है, उधर दिया किसके साथ है, प्लस के साथ, तो शर्त मिल गई। कुछ नहीं करना, जो वृत्त बन रहा है वो 4 बिंदुओं से बन रहा है, 4 बिंदु रेखाओं से आ रहे हैं, तो दोनों रेखाओं को संयुक्त रूप में लिखा है और दोनों को संयुक्त रूप में लिख करके क्या बना दिया कि यह समीकरण क्या बताना चाहिए, एक वृत्त बनाना चाहिए। इस समीकरण से क्या बनना चाहिए, एक वृत्त बनना चाहिए। तो इस वृत्त के बनने की शर्त को लगा रहे हैं, एक्स वाई का गुणांक बराबर 0, एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक। बस जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। जो शर्त में जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कुछ भी लिखे होंगे उनका आपस में कोई ना कोई संबंध मिल जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सरल रेखा L1 L2 L3 से बनने वाले त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज बनाए और इन 3 रेखाओं से त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो एक लाइन हो गई L1, एक लाइन हो गई L2 और एक लाइन हो गई L3। अब L1 L2 को हल करेंगे तो A आएगा, फिर इसको हल करेंगे B आएगा और इसको हल करेंगे C आएगा। तो प्रोसेस बड़ा प्रोसेस हो गया यार कि L1 L2 रेखा को हल करो, फिर L2 L3 रेखा को हल करो, फिर L3 L1 रेखा को हल करो, फिर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो, बिंदु ABC मिलेंगे, फिर 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे। समय लगेगा कि नहीं लगेगा, समय लग जाएगा इसके अंदर, तो नहीं, क्योंकि L1 L2 को हल करके A ज्ञात करोगे, फिर L2 L3 को हल करके B ज्ञात करोगे, फिर L3 L1 को हल करके C ज्ञात करोगे, फिर वृत्त मानोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, फिर उसमें 3 समीकरण gf। आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको, क्या तरीका बताता हूँ, आसान तरीका बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, L1 हम रेखाओं को द्विघात में बदलेंगे, L1 L2 प्लस लैम्डा इंटू L2 L3 प्लस म्यू इंटू L3 L1 बराबर 0, द्विघात में बदल देंगे और वृत्त बनाने की शर्त लगा देंगे। वृत्त बनने की शर्त लगने से हमें लैम्डा और म्यू दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो L1 L2 रेखा है, L2 L3 रेखा है, L3 L1 रेखा भी है, सबको लिखते हैं यहाँ पर। x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 5 प्लस म्यू इंटू x प्लस 2y माइनस 5 x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये आ गई। अच्छा, ये द्विघात है, यह समीकरण वृत्त बनाएगा यदि कितनी शर्तें लगाएंगे, 2। पहली शर्त एक्स वाई का गुणांक बराबर 0, दूसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर कर देंगे। तो एक्स वाई का गुणांक, अब एक्स वाई का गुणांक निकालो भाई, इसके अंदर एक्स इंटू वाई 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स, तो उधर से एक्स वाई का गुणांक निकालते हैं, 2 और 2 4 प्लस 1, फिर म्यू में आएगा प्लस एक्स वाई 1 प्लस म्यू के साथ आएगा ना 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। अच्छा, इधर से एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, एक्स स्क्वायर गुणांक आएगा 2,
एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा फिर 2 लैम्डा और एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा म्यू इक्वल टू इसका गुणांक वाई स्क्वायर का। वृत्त बनने की शर्त लगा रहे हैं, वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू। तो ये 2 लैम्डा तो कट गया और ये म्यू उधर गया, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया 1। ये लीजिए म्यू की वैल्यू भी मिल गई, वो अज्ञात जो लैम्डा और म्यू हमने माने थे वो मिल रहे हैं। म्यू की वैल्यू 1 आ गई, म्यू की वैल्यू 1 यहाँ रखो, 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0, लैम्डा बराबर -6/5। ये लैम्डा का मान, म्यू का मान। अब ये लैम्डा और म्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। पुट वैल्यूज ऑफ लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज यहाँ रख देंगे। जो हल हमें चाहिए, जो वृत्त का समीकरण हमें चाहिए, वो आसानी से मिल जाएगा। तो आपको ना तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने, ना रेखाएं आपस में हल करनी। कोई टेंशन नहीं लेना कि इसमें बिंदु ए क्या आया, बिंदु बी क्या आया, बिंदु सी क्या आया, कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करो, रेखाओं को द्विघात में बदलो और द्विघात में बदल के हल करना शुरू कर दो। देखना बेटा, अगले सवाल पे ध्यान देना। यदि सरल रेखा L1, L2, L3, L4 एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं हैं तो इसके परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब चतुर्भुज की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्रमागत है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आगे पीछे उल्टी सीधी नहीं दी है, क्रमागत भुजाएं दी है। चारों क्रमागत भुजाओं को बता दिया जाए तो एक चतुर्भुज बनेगा। उस चतुर्भुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। पहले चित्र बनाते हैं, इस तरह से मान लेते हैं हम, कोई समरूप वाला नहीं है, आड़ा तिरछा अजीब सा है ना। वृत्त बन रहा है ये कंफर्म है, लेकिन वो वर्ग के द्वारा बन रहा है कि समांतर चतुर्भुज से बन रहा है, आयत से बन रहा है, ये अपने को मालूम नहीं है। अच्छा, जो इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त होगा कुछ इस तरह से बन रहा होगा ना। ये रहा चारों बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त। अब यह जो वृत्त है इसको ज्ञात करने के लिए या तो मैं 4 बिंदु ज्ञात कर लूँ, या तो मैं यह 4 बिंदु ज्ञात करूँ और इन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करूँ, या फिर कोई ट्रिक जैसी हमने त्रिभुज के लिए लगाई है वैसी इसमें लगाए। तो ट्रिक है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल L1 इंटू L3 प्लस लैम्डा इंटू L2 इंटू L4 बराबर 0। ये L1 L3 का मतलब क्या हुआ, विपरीत भुजाएं। L2 L4 का मतलब क्या हुआ, विपरीत भुजाएं। तो विपरीत भुजाएं लेनी है और फिर उनको इसमें लिखना है, आ जाएगा आपका आंसर। वही द्विघात बनेगा। द्विघात में वृत्त बनाने की शर्त लगाएंगे। लिखते हैं भाई, 5x प्लस 3y माइनस 9 L3, 2x माइनस y प्लस लैम्डा इंटू L2, x माइनस 3y, L4 x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। वृत्त बनेगा यदि कितनी शर्तें, 2, एक्स वाई का गुणांक बराबर 0, दूसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों शर्तें हम लगा देते हैं। तो x इंटू वाई का गुणांक निकालते हैं भाई यहाँ से। x इंटू वाई का गुणांक आएगा इधर से -5, x इंटू वाई का गुणांक आएगा यहाँ से +6, प्लस लैम्डा के साथ उधर से निकालते हैं x इंटू वाई का गुणांक 4, x इंटू वाई का गुणांक -3 बराबर 0। कितना हो बेटा ये 1 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू -1 आई है ये उधर से भी आनी चाहिए, यही वैल्यू आपको वहाँ से भी मिलनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो भाई, कितना आ रहा है 10, इधर से एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो प्लस लैम्डा इक्वल टू, इधर से वाई स्क्वायर का गुणांक निकालें तो कितना -3, वाई स्क्वायर का गुणांक इधर से निकालेंगे तो कितना आ रहा है माइनस, एक बार रुकिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाला तो कितना हुआ 10, 10x स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है। इधर से वाई स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे तो आएगा -3 और इधर से आएगा +12, -12 लैम्डा, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। इधर लेकर आए तो कितना हो गया 13 लैम्डा इज इक्वल टू -13,
लैम्डा बराबर कितना है -1, आना भी चाहिए था। दोनों तरफ से लैम्डा की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। अब ये लैम्डा की वैल्यू वापस वहाँ रख दो, जो आपको चाहिए वृत्त का समीकरण, वो वृत्त का समीकरण आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो 5x + 3y - 9, दूसरा 2x - y, बीच में माइनस लग जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू -1 आई है, x - 3y x + 4y - 2 = 0। आप इसको हल करेंगे, जो वृत्त आपको चाहिए था उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड जो इस सवाल में पढ़ रहे हैं, इसके पिछले सवाल में पढ़ रहे हैं, ये मेथड अपने काम के हैं जब हम प्रतिचित बिंदु ज्ञात नहीं करना चाहते हैं। वरना स्टैंडर्ड तरीका तो है प्रतिचित बिंदु ज्ञात करो, हल करो, उसमें तो मना है ही नहीं। लेकिन बिना प्रतिचित बिंदु ज्ञात करे दी गई रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का परिवृत्त या दी गई रेखाओं से बनने वाले चतुर्भुज का परिवृत्त ज्ञात किया जा सकता है। कोई प्रतिचित बिंदु ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।